और खबरों के सफ़र को बढ़ाते हैं फटाफट से आगे और बात ज़रा एक उस महकमे की करते हैं जो इंतहाई अहम महकमा है और जिसे हॉर्टिकल्चर महकमा कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर महकमे की जब हम बात करते हैं, कारकर्दगी बेहतर भी है, कारकर्दगी पर सवाल भी है, लेकिन इस वक्त एक स्पेसिफिक बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं, वो अखरोट है। जहाँ जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर के अखरोट को दुनिया भर और मुल्क भर के अंदर पजीराबी हासिल थी, एक मुनफरिद मकाम था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके अखरोट सनत रूबज़वाल हो रही है। मिसाल आपके सामने, जम्मू के मुकाबले वादी कश्मीर में अखरोट ज्यादा निकलता था, लेकिन बडगाम जिले की सबसे पहले आपके सामने तस्वीर रखते हैं। 97% 97% अब तक अखरोट की पैदावार इस साल कम हो गई है। ये इस साल 2020 के आंकड़े हैं। सिर्फ 250 टन अखरोट इस बार निकल पाए हैं। खराब मौसम या बारिश की कमी की वजह से पैदावार में कमी आई है, या ये माहिरीन का मानना है, लेकिन इससे डायरेक्टली हजारों लोगों का रोजगार मुतासिर हुआ है। ये बडगाम की कहानी सिर्फ है, शुमाली कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे या जुनूबी हिस्सों के अंदर जहां पर अखरोट की पैदावार बड़ी तादाद में या ज्यादा नजर आती थी, वहां पर भी सूरत हाल इसी तरीके से नजर आती है। मगर बडगाम जिला जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से या बारिश की कमी की वजह से, जहां से 97% तक की कमी इस बार दर्ज की गई है साल 2020 में, और अखरोट हजारों टन जो निकलता था वो 250 टन तक महज इस बार रहकर पहुंच गया है। इशफाक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपसे जानना चाहूंगा मैं कि 97% तक कमी होना इस बड़ी और अहम पैदावार में, जिससे एक बड़ा तबका मुतासिर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एक हिसाब से जीरो है अगर 95% को काउंट किया जाए। ये बहुत हाई लेवल पे जा रहा है ये चीज। बिल्कुल 9585 मीट्रिक टन जो था वो पिछले साल हमारे पास पैदावार थी अखरोट की, और वो इस साल सिर्फ रिकॉर्ड की गई है 250 मीट्रिक टन। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो पैदावार है ये कितनी गिरी है, और फिर जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, काश्तकार हैं, मार्केट में अंदर लोग हैं, वो सारे नाला क्यों हैं। एक दो तीन वजह उस पर मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन आपके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। प्रोडक्शन जो है, पैदावार जो वॉलनट की है सेंट्रल कश्मीर बडगाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर 97% गिरी है। अब ये हम कहीं हवा में बात नहीं बता रहे हैं आपको। अब जब आप साल 2018-19 और 19-20 का रिकॉर्ड खोलकर देखेंगे जो महकमा ने खुद तहरीर किया है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से गिरावट जो है वो इस बार देखने को मिला है। साल 2019-20 के अंदर ज़िला बडगाम के अंदर जो कंट्रीब्यूट होता था उसके मुकाबले में सिर्फ आपके पास इस बार कितना है, 9585 मीट्रिक टन होता था। और जब आप इसके साइडलाइंस को देखते हैं, फैक्टर्स को देखते हैं कि क्या वजह है जी, अवलन जो माहिरीन हैं, जो इस दफ्तर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, हॉर्टिकल्चर महकमे के साथ, उनका मानना है कि बेवक्त बारिशें हुई या कभी हुई ही नहीं। एक तो बड़ी वजह यह है, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से भी मार्केटिंग हुई नहीं, और तीसरा बड़ा वजह जो है वो मौसमियाती तब्दीली है। यहाँ पानी का बहाव अब बहुत कम हो रहा है नदी नालों के अंदर, वो भी एक वजह है। सरकार अपने तरीके से सब कुछ जो डालना चाहती है वो नेचुरल क्लैमिटी पर डालना चाहती है, वो कुदरत के मामले पर डालना चाहती है, लेकिन जो इस कारोबार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, आम लोग हैं, ताजिर हैं, या जो लोग ये पूरे साल मेहनत करते हैं और बाद में उसको जमा करके साफ़ करके सरकार तक पहुंचाते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि हुकूमत इस हसास सन्नत की ओर तवज्जो ही नहीं दे रही है। नॉर्थ कश्मीर से भी यही खबर है, सेंट्रल कश्मीर में भी लोगों का यही मानना है। फिर दूसरी बड़ी बात, इस बार एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बाहर से हुआ, जिसकी वजह से मकामी लोगों को जो उम्मीद थी फेस्टिवल सीज़न में उन्हें पैसा मिलेगा दिवाली पर, दीगर छठ पूजा पर, वो बिल्कुल भी नहीं मिला, और इस बार माल आया ही नहीं। और तीसरी बड़ी वजह, जितनी प्रायोरिटी सेब को दी गई उसके मुकाबले में 1% प्रायोरिटी भी इस सेक्टर को नहीं दी गई, जिसके साथ तकरीबन 20 से 40 हज़ार लोग, तिजारत पेशा लोग जो वो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं, और सरकार की अदम तवज्जो की वजह से इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है। तो सिर्फ ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट का हाल हमने आपको बताया है, लेकिन जब आप बाय एंड लार्ज उसको बड़े कैनवास पर खोलेंगे
ताजरों के साथ बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओवरऑल प्रोडक्शन जो वॉलनट की है अक्रॉस द कश्मीर जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है और हुकूमत की तरफ से अभी तक भी कोई संजीदा कदम इसकी ओर नहीं उठाया गया। अब ये वॉलनट का जो ट्री है ये रातों रात उगता नहीं है, इसको टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब ये आ गया तो आपको ये बतदरीज 5 या 10 साल 15 साल 20 साल तक भी उससे आप ये जो अखरोट ले सकते हैं। लेकिन इन द मीनवाइल उसकी प्रोटेक्शन और अखरोट के पेड़ लगाने के हवाले से जो जामिया मंसूबा होना चाहिए था शायद वो भी नहीं है और कुछ लोग जो इसके साथ जुड़े हैं उनका ये भी मानना है। चलिए सीधा बडगाम चलते हैं। जब बात बडगाम की हो रही है और अखरोटों की हो रही है तो सबसे पहले अपने सीनियर साथी सैयद रऊफ फारूकी के पास चलेंगे। इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सैयद रऊफ ज्वाइन करने के लिए। 97% तक की कमी, जो मैं इशफाक से पूछ रहा था कि ग्राउंड जीरो पर 97% पैदावार कम होना, इसका मतलब ये हुआ कि सारा अखरोट ही खत्म हो जाना, यानी एक डिस्ट्रिक्ट की जब तस्वीर हमारे सामने है, वाकई में ये जो सूरत हाल बताई जाती है कि बारिश या फिर खराब मौसम सूरत हाल या कम बारिश हुई उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा इस पैदावार पर, ये चीज़ है या फिर कुछ और लापरवाहियां भी महकमे की तरफ से, या फिर पैदावार के जो असली तरीक़ाकार जो था वो हम अपनाने में नाकाम साबित हुए, जिसकी वजह से हम नतीजा ये देख रहे हैं कि महज 3% अखरोट आज रह गया है? देखिए आसिफ, गौर साहब ने मुदल्लल तरीके से आपको वैसे बता भी है क्योंकि क्या हालात बने हैं। मौसम की मार भी कहीं ना कहीं सही है क्योंकि बेवक्त बारिशें भी हो रही है और लास्ट सीजन आप देखिए कि कई विंटर्स में बर्फबारी भी अच्छी खासी नहीं हो रही थी पिछले कई सालों की अगर हम बात करें, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मगर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो सरकार की अदमी दिलचस्पी है क्योंकि महकमे हॉर्टिकल्चर ने इस सन्नत की तौर जो एक अच्छा रोल निभाना चाहिए वो नहीं निभाया। मैं आपको बताऊं कि अगर हम बडगाम की बात करें, यहाँ पे जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है और फिर जब लोगों को लगा कि एग्रीकल्चर लैंड में उनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो रहा, उन्होंने वो लैंड जो है वो कन्वर्ट की थी फिर हॉर्टिकल्चर में, बागात बनाए गए थे। और आप देखेंगे जहां ये आपका हुमामा एरिया है, हुमामा के साइड में जितने भी जो इलाके हैं वहां पे ज्यादातर लोगों ने फिर इसको हॉर्टिकल्चर में तब्दील किया। अब वही लोग फिर से हॉर्टिकल्चर में इसको तब्दील करके अब फिर एग्रीकल्चर में कर रहे हैं क्योंकि महकमा ने उस तरह तवज्जो नहीं दी। और अखरोट का जहां पे मामला है, देखिए हम कहते हैं कि आप देखिए सीजन में जहां पे प्लांटेशन ड्राइव होती है कि आपको प्लांट्स लगाने हैं, वहां पे सेब के प्लांट आपको जरूर दिखेंगे, बाकी जो मेवाजात है वो प्लांट आपको जरूर दिखे। अखरोट की कोई बात नहीं कर रहा है। अब जिन लोगों के पास है, जहां जिनकी बनी हुई बागात है, बडगाम की बात करें या पूरे कश्मीर वादी की बात करें, जिनके पास है वो भी इसको सही मानों में चला नहीं सके। कई चीजें हैं, एक तो ये कि रेट्स जो है वो सही नहीं मिली इन लोगों को, और दूसरा कि अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए 2 साल से आप देखिए टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि टूरिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, टूरिस्ट जब भी यहाँ टूरिस्ट आता है वो पहले ही अखरोट मांगता है, यहाँ का अखरोट मांगता है। तो वो चीजें हैं, वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सन्नत जो है ये जवाल पजीर हो रही है और खासकर अखरोट का जो ये है ये काफी कम हो गया और लोगों में अब इसकी दिलचस्पी ज्यादा नहीं है। मैंने पहले कहा कि लोग अब इसके बड़ा इंपॉर्टेंट ये सिर्फ अखरोट वाला मामला नहीं है। जब आप देखेंगे बादाम की सूरत हाल भी इसी तरीके से है। जो हमारा बादाम यहाँ उगता था ये नेशनल हुकअप पर काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन इस बार कैलिफोर्निया और दीगर तरीके की जो बादाम अब कश्मीर में भी बिकना शुरू हो गए हैं उसकी वजह से भी सूरत हाल जो है वो पुरतना बनी हुई है। और ताजिर लगातार इस बात पर बजिद है कि आपने जिस तरीके से इस चीज़ को लिया है, कैजुअल लिया है, उसकी वजह से ही सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब हुई है क्योंकि जामिया मंसूबा शायद हॉर्टिकल्चर महकमे के पास अभी भी नहीं है कि सेब अपना अखरोट हो, बादाम की गिरियाँ हो, बादाम हो, उन्हें किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा और ओपन मार्केट में लाया जाएगा। ये एक बुनियादी वजह है। आप हर एक चीज़ एक्ट ऑफ गॉड पे नहीं डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें हमने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी बहस्त स्टेट के। शायद यहाँ पर बहस्त स्टेट जो पॉलिसी होनी चाहिए थी उसका फुकदान है और यही वजह है कि ताजिर तरह तरह से इस वक्त भी एक चीज में और यहाँ पर आपने जब डिपार्टमेंट की बात की है तो फटाफट से ये भी बताइएगा सईद रूफ, जो महकमे की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप्स या कैंपेन स्टार्ट की जाती है वो क्या ग्राउंड जीरो पे दिखती है? और दूसरा जो जदीद आलात का इस्तेमाल होता है, अब चूंकि नई मशीनरी है तो जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा या काश्तकार को या इस पैदावार से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस सनत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनके लिए जरूर दावा किया जाता है कि नई मशीनरी या जदीद आलात का इस्तेमाल होगा, वो कितना है एक्चुअल में?
देखिए कागजों पर तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि सरकारी दफातर की बात करें तो जो वहां से प्रेस नोट्स निकलते हैं या वहां से बयान निकलते हैं उसमें बहुत कुछ होता है, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ है। क्योंकि आपने जहां पे अवेयरनेस कैंप्स की बात की है, तो कहीं कहां पे अवेयरनेस कैंप्स इस तरह के लगाए जाते हैं जहां पे आप, हाँ, साल में एक दो बार आप कुछ जमींदारों को लेकर टूर्स करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम मुख्तलिफ स्टेटों में आपको दिखाएंगे, वहां के जो फ्रूट ग्रोवर्स है या बाकी जो लोग हैं उनसे मिलाएंगे और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए अभी की बात करें, एक समिट चल रहा है यूएई में, दुबई में जो समिट चल रहा है, यहाँ के हॉर्टिकल्चर के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उनकी सरबराही में एक टीम वहां पे गई हुई है कि यहाँ के फ्रूट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की बात अब हो रही है। मगर ये पहुंचेगा कब इंटरनेशनल मार्केट में, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सेब से ज्यादा यहाँ का अखरोट और जैसे गौर साहब ने बताया यहाँ का बादाम बड़ा इंपॉर्टेंट था और जिसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। क्योंकि अगर आप बाहर के कोई लोग आपसे फोन पे बात करेंगे ना, जो आपके दोस्त होंगे, वो यही बात पूछेंगे, मेरे लिए कब आप भेजोगे अखरोट और बादाम। एक बड़ा इसका मार्केट था, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट खत्म हो गया, अब इसकी कहीं वैल्यू नहीं है। अब जिन लोगों के पास है वो अपने घरेलू खर्च के लिए इसको रखते हैं, बाकी जो भी चीजें अगर हमें लानी होती है मार्केट से आती है वो बाहर का है जो यहाँ पे अब यहाँ के मार्केट में अब अवेलेबल है। और ये सन्नत को सरकार ने पूरी तरह तवज्जो नहीं दिया है, ये मानने वाली। चलिए सईद रूफ, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे, एक और खबर पे बात इंतखाबात की भी होगी। लेकिन इशफाक, एक चीज मैं आपसे भी यहाँ फटाफट से जानना चाहूंगा, जब सरकार की तरफ से इन किसानों को या फिर इस सनत से जुड़े हुए लोगों को मुराद देने की बात होती है, वाकई में हमारा फार्मर इतना अवेयर है कि अगर 3% निकला है, 97% खत्म हो गया है, तो भरपाई एटलीस्ट हो सके, जो उसने खुद वहां पर खर्च किया है वो वापस कमा सके उस जमीन से? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो फसल है, ये जो पहले पेड़ है जिससे ये अखरोट आते हैं, ये रातों रात या 1-2 साल का मामला नहीं है, इसमें थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ता है। और फिर जिस तरीके की से जराइम, कुछ अद्वियात और दीगर चीज़ें छिड़की जाती हैं, उन पर भी हुकूमती सतह पर जो है वो काम करना होगा। और तीसरा, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना है जम्मू कश्मीर के हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े लोगों का। आप सेब की मार्केटिंग कीजिए, सबसे अच्छा है, लेकिन जो हमारी और चीज़ें यहाँ पर हैं उन्हें भी अगर मार्केटाइज, चैनलाइज किया जाए तो शायद इस प्रोडक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक किसानों की बात करें, शायद ही महकमे के जिम्मेदारों ने इस मामले पर, नो डाउट सेब वाले मामले पर वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पर उन्होंने कभी अपनी एक्टिविटी दिखाई हो, ग्राउंड जीरो पर जाकर समझाया हो लोगों को। क्योंकि ये एक भाग नहीं होता है जी, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होते हैं, छोटी 10-10, 12-12 पेड़ कहीं कहीं लगा दिए हैं और असलाफ की तरफ से लगाए गए हैं, अभी भी उस पर ये अखरोट जो है वो आते हैं। तो उन्हें प्रिजर्व पहले कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, और तीसरा, उसकी मार्केटिंग को कैसा किया जाए। जब तक ये सारी चीज़ें कल्ब नहीं होंगी, और ये हुकूमती इदारों ने करना है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी के बस की बात इतनी है कि वो इस पेड़ की निगरानी करें, अच्छी अद्वियात उसको मिले, वो टाइम पर छिड़कें, उतारें, चैनलाइज करें, ग्रेडिंग करें उनकी। और फिर हुकूमती इदारों का काम है कि ग्रेडिंग किए हुए माल को उठाना, मार्केट में ले आना, उसकी चैनलाइज करके उसको इंटरनेशनल फ्रेम या नेशनल हुकअप पर लाना। इस बार मैंने पहले ही कहा कि किसी तरीके का माल मंडियों से बाहर ज़्यादा नहीं आया, न तो नॉर्थ कश्मीर से, ना ही सेंट्रल कश्मीर से। और सेंट्रल कश्मीर की तो कहानी कुछ अलग है, यहाँ पर तो पैदावार ही नहीं है, तो मार्केट आने की वाली बात तो दूर की बात है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपये का तिजारत डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर। तो मार्केट के अंदर ही जो नेक्सस चल रहा है, जो उन लोगों का जो जरासीम को अद्वियात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्यों ना उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाए इस चीज़ के लिए? जिम्मेदारी तो है। मुझे याद है कि असेंबली के अंदर बड़ी तकरीरें हुआ करती थी, हसन मीर साहब वजीर हुआ करते थे, और फिर बड़ी तकरीरें हुई, टास्क फोर्स बनाने की बातें हुई। क्योंकि आज जराइम, कुछ अद्वियात सही नहीं है, ये पहला मामला नहीं है। सन 96 से अगर आप असेंबली के रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो टास्क फोर्स बनाए गए, तकरीरें की गई, सरकार की एश्योरेंसेज आई। और बड़ी बात यह कि आपका शरीक कश्मीर जरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बावजूद भी जो नेक्सस है वो टूट नहीं पाया और नेक्सस अपनी जड़ें और मजबूत कर पाया। लेकिन जहां तक अखरोट और बादाम की बात करेंगे, तो इसमें जब तक मार्केटिंग चैनलाइज नहीं होगी, शायद तब तक आम सारिफ को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और आम किसान को फ़ायदा मिलना शायद दूर दूर तक की बात नहीं है। बढ़ते हैं ज़रा आगे, बात अब चुनाव की भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कल पूरे दिन हमने आपको अपडेट किया था पल पल की खबर से। लेकिन सरकार क्या कुछ कर रही है, हमने आपको कहा था कि लगभग 50% के आसपास जो वोटिंग होगी, 2 बजे हमने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी। शाम होते होते सरकार ने क्या कुछ कहा है,
ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, डीडीसी इंतखाबात के अब 7वें मरहले के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 फेजेस मुकम्मल हो गए, पुरअमन तरीके से कल वोटिंग हुई और सरहदी इलाकों पर सबकी नजरें मरकूज थी, जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। 40 से 60% के दरमियान इन इलाकों के अंदर वोटिंग हुई है, जहां पर बंकर्स ना होना, पानी और बिजली का ना होना जो सबसे बड़े मसाइल थी, जिसे लेकर हमने देखा कि वोटर्स लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ये सरहदी इलाकों की बात, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो 51.51% वोटिंग दर्ज हुई है। इलेक्शन कमीशन के जो आदादोशुमार है, जो आंकड़े हैं, और 7वें मरहले के लिए तैयारियां तो जोरों पर इस वक्त हैं ही। दूसरी तरफ अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 2 फेजेस में आप देखेंगे कि बालाई इलाकों से उतरकर आप मैदानी इलाकों की तरफ इस फेज को आते देखेंगे, जहां पर अब वोटिंग होगी, यानी शहर से सटे हुए जो एरियाज हैं वहां पर अब वोटिंग होगी। तो दूर दराज के जो बेल्ट्स थे उनको लगभग इंतजामिया ने 6 फेसेस के दरमियान मुकम्मल कर लिया है। जम्मू के अंदर 68% से ज्यादा वोटिंग कल भी हुई है और कश्मीर वादी के अंदर भी 31% से ज्यादा वोटिंग। ओवरऑल जो टर्न आउट रहा है वो 51.5 यानी 6 फेसेस अब तक जो गुजरे हैं। इलेक्शन कमीशन के आदादोशुमार जो अब तक सामने आते रहे हैं, देर शाम कल भी सामने आए, तो 50% से ज्यादा वोटिंग अब तक दर्ज की गई है। कश्मीर में जहां पर सबसे कम वोटिंग जो जनूबी कश्मीर के अंदर एक बार फिर देखी गई है, शुमाली कश्मीर में लंबी कतारें वोटर्स की कल जरूर नजर आई। उधमपुर जम्मू के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, पूंछ के एक ब्लॉक के अंदर भी अच्छी वोटिंग हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका होने के बावजूद भी। और जम्मू के वो बेल्ट जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते थे, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में सांबा और कठुआ या हीरानगर सेक्टर जहां पर कल वोटिंग हो रही थी, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा वोट्स डाले गए। सबसे ज्यादा मसाइल जो थे आवाम के थे, लेकिन उसका जवाब तलाशने की कोशिश कल हमने वोटर्स की भी देखी कि वो कतारों में खड़े नजर आए। और वादी कश्मीर के अंदर शुमाली हिस्सों के अंदर जहां पर काफी ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जनूबी हिस्सों के अंदर जरूर पहले की तरह ही एक बार फिर थोड़ा कम सही, लेकिन एक बार फिर कुछ इलाकों के अंदर सन्नाटा भी जरूर नजर आया। इशफाक, बिल्कुल सन्नाटा भी नज़र आया और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो वोटिंग की शरह भी मिली जुली रही और 51% वोटिंग के हवाले से भी खबरें हैं। लेकिन जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि 6ठा मरहला मुकम्मल हुआ है, तो 7वें मरहले को लेकर भी इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो गई हैं और इंटरनेट पर लगी पाबंदियां जो थीं 2G को लेकर कुछ इलाकों के अंदर, उसको भी रात देर गए जो है वो हटा दिया गया और कल रात देर गए से इंटरनेट की फैसिलिटियां दोबारा रेस्टोर जो है वो हो गई हैं। जनूबी कश्मीर में कहीं सन्नाटा था तो कहीं पर अच्छे खासे जोश और जज्बे के साथ वोट का अहतमाम किया जा रहा था। शुमाल और वस्ती कश्मीर में भी लंबी कतारें थी, सर्दी की शदीद शिद्दत थी, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन की एक अच्छी खासी तादाद ने अपनी राय दही का इस्तेमाल किया है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद, 7वें मरहले का इंतखाब और इंतखाबी दंगल बड़े अहसन तरीके से चल रहा है। कल नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी हमने देखा कि बड़े जल्द से हुए हैं। सेंट्रल कश्मीर और श्रीनगर के आसपास के इलाकों के अंदर भी मीटिंग्स का सिलसिला तेज। अगर श्रीनगर के अंदर चुनाव है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी काडर को गियर अप करने के लिए हर एक प्रिंसिपल पार्टी ने अपने अपने तरीके से पार्टी काडर तक जाने की कोशिश की है। तो क्या मैं ये मानूं कि 50 जो 6ठे फेज में था वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन अब होगी उन एरियाज के अंदर जो मैदानी इलाके हैं, क्योंकि पहाड़ों से लगभग वोटिंग मुकम्मल। बिल्कुल इशफाक, क्योंकि जिस तरह हम 6 फेजों की बात करें, जिस तरह वोटिंग हुई है, कहीं बम्पर वोटिंग हुई है, कहीं हमने देखा कि कम लोग जो है उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया इलेक्शन की तरफ, मगर जैसे एक्सपेक्टेशंस थी और एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही बढ़कर जो है लोगों ने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है। क्यों हिस्सा लिया है वो रीजन तो लोग बता ही रहे हैं। अब 7वें मरहले के लिए भी तैयारियां हो रही है और जिस तरह आपने खुद कहा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने कार्ड को गियर अप कर रही है और अपने कैंडिडेट्स के लिए कैंपेनिंग कर रही है, मगर अब जिन इलाकों में वोटिंग अब 16 तारीख को जो आने वाला फेज है 16 को वहां पे होने हैं, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां छोड़ के अब मैदानी इलाके में और श्रीनगर के जो एडजेनिंग एरियाज हैं वहां पे वोटिंग होनी है। अब देखना होगा कि क्या लोग जो है इन एरियाज में भी लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, इलेक्शन की तरफ लोग जाएंगे, अपने कैंडिडेट्स को वोट देंगे। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज के लोग जो है वो ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वोटिंग में, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस जो हमारा रहा है, जो हमने देखा है। अब डीडीसी इंतखाबात है, क्या डीडीसी के हवाले से और जो ग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग निकलेंगे नहीं, ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि रिवायत से बरक्स बहुत सारे इलाकों के अंदर हमने लोगों को निकलते हुए देखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
कि जो सियासी जमातें हैं, जिन सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन वॉर रूम्स बनाए जाते हैं और हर दिन अपडेट लिया जाता है, वर्कर से पार्टी अपने काडर से अपडेट लेती है और फिर अपना एक फिगर बनाती है कि इस इलाके में हम मजबूत हैं, यहाँ पर हमारी कमी है, हमारी इस बार इतने डीडीसीज आएंगे और इतने डीडीसीज आने का मतलब ये चेयरमैन हमारा होगा, यहाँ पर हम चेयरमैन नहीं रहेंगे लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ में रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। ये जो फिगर टेंटेटिव बन रहा है, क्योंकि हमने देखा कि हर एक पार्टी इस पर गणित लगा रही है। क्या कुछ चल रहा है इस वक्त रीजनल पार्टीज के ऑफिस के अंदर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दीगर छोटी जमातें हो, जो इस वक्त चुनावी दंगल का हिस्सा है, महदूद तरीके से भी और बड़े पैमाने पर भी। देखिए, रीजनल पार्टीज की बात करें, खासकर एलायंस की बात करें, एलायंस ने तो बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पे नहीं किए हैं। अगर हम देखिए, वो उस तरह की कंपेनिंग नहीं हुई है, मगर एक चीज उन्होंने जरूर किया कि जो उनकी लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप है, थर्ड लाइन लीडरशिप है, वो कहीं ना कहीं घरों में जाके वो कंपेनिंग कर रहे थे और रात देर गई तक तो ये प्रोसेस बराबर जारी रहा। वो अपने कैंडिडेट्स को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे और जहां पे वो कैंडिडेट्स को उनके कैंडिडेट्स को लोगों को कह रहे कि वो उनके हक में वोट डाले, क्योंकि मामला वो क्यों इलेक्शन में आए वो तो सबको पता ही है। तो कहीं ना कहीं अब हर एक पार्टी, देखिए इशफाक, हर एक पार्टी अपनी जीत के दावे जरूर कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी यहां से कश्मीर से जीत के दावे कर रही है, कांग्रेस भी कह रही है, अपनी पार्टी भी कह रही है और अलायंस भी के लोग भी कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे क्योंकि लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है। पता चलेगा 22 दिसंबर को किसको सपोर्ट दिया है, मगर एक चीज है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में वो रुझान जो है वो बढ़ गया है लोगों के पास। पहले हमने देखा कि कम जाते थे, अब तो हर एक इलाके में जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं और वोट की डिमांड कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटते हैं क्योंकि बात जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की भी जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, क्योंकि 9:27 का वक्त हो गया, हमने इसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। लेकिन ब्रेक से पहले आपको जरा बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एक तफसीली इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर हमारी दो आंखें हैं, एक आंख बंद करके दूसरी आंख को नहीं दूसरी आंख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए दोनों जिले, दोनों सूबे हमारे लिए अहमियत के हामिल हैं और जो शायद आज तक गलतियां हुई हैं इस दौर में उन्हें मनसूख करने की काफ़ी कोशिशें की गई हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान उनका अहम बयान कि कश्मीर और जम्मू दोनों सूबे हमारे लिए दो आंखों की हैसियत रखते हैं, एक को बंद करके कहीं पर भी कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं की जाती। जात पात, मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम करने की कोशिशें हुई जो खत्म होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात इस इंटरव्यू के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से ये कही गई कि जो अराजी कवानीन जम्मू कश्मीर के मुतालिक बने उसे लेकर भी कुछ गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश हुई और इस पर भी उन्होंने सफाई पेश करते हुए काफी कुछ कहा। लेकिन बड़ी चीज कि दोनों सूबों को हम एक नजर से देखते हैं, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं और यही वजह है कि मौजूदा वक्त में भी मौजूदा निजाम दोनों सूबों को एक साथ एक नजर में लेकर चल रहा है और किसी भी सूबे को मजहब, जात पात और रंग नस्ल की बुनियाद पर तकसीम होने की जो कोशिश हो रही थी उसे मौजूदा वक्त में नाकाम बनाने की जरूरत है। कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असेंबली के इंतखाबात होंगे क्योंकि इसका वादा वजीर दाखिला ने ऐवान के अंदर और लाल किले की फसील से वजीर आजम ने किया है, इसलिए चुनाव होंगे। लेकिन चुनाव से पहले जो होमवर्क करना है उसको तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियात के बाद अब असेंबली के चुनाव भी होंगे। साथ साथ उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी कि डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम मुकम्मल कर रहा है और जो ही ये काम मुकम्मल होगा उसके साथ ही बिगल बजा दिया जाएगा असेंबली के चुनावों का भी। तो यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि 7 अगस्त को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने टेक ओवर किया, उसके बाद 10 के 10 अजला जम्मू और 10 के 10 अजला कश्मीर के अंदर वो खुद चले गए, रिव्यू लिया, गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहा और अब उनका मन है कि आज खुद आवाम से भी मिलेंगे, यानी बराह रास्त 1 to 1 मुख्तलिफ इलाकों में जाकर लोगों से करेंगे ताकि और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन निज़ाम को किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल डीडीसी इंतखाबात चल रहे हैं इसलिए शायद उसमें थोड़ा सी वक्त लग सकता है, लेकिन बड़ी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जो साफ कर दी है वो ये कि उनके लिए दोनों सूबे बराबर है और आईनी एतबार से उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी कि किसी सूबे को किसी सूबे पर फौकियत या तरजीह नहीं दी जाएगी।
चलिए जी, यहाँ पर रुकते हैं जी छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा मौसम के मिजाज की करेंगे, आपको सीधे लद्दाख भी लिए चलेंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। साथ साथ आपको कोरोना वैक्सीन और कोरोना के मामला किस तरीके के बन रहे हैं और कितनी मस्बत उम्मीद हमें आगे दिख रही है, और एक अच्छी खबर जो महकमा सेहत के मुंसलिक जुड़ी हुई है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ। और फौरन जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो उसके फौरन बाद फोन लाइंस भी हम खोल देंगे। आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करें। मुलाकात होगी छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।